हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नैंसी क्लासेस। हम लोग यहाँ पर भारतीय संविधान डिस्कस कर रहे हैं। पहले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं भारतीय संविधान की विकास यात्रा। ये भारतीय संविधान की विकास यात्रा का पार्ट 2 है। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम कौन कौन से हैं, क्योंकि आप पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम आप लोग पढ़ रहे हैं। तो आप लोगों ने पहले पढ़ लिया है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पढ़ लिया है, आप लोगों ने एक्ट ऑफ सेटलमेंट पढ़ लिया है 1781 और पढ़ लिया है आपने पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये 3 अधिनियम आप लोग पढ़ चुके हैं। आज आप लोग पढ़ेंगे आगे के अधिनियम कौन कौन से हैं जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पारित किए गए। क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है आपकी कब से कब तक देखने को मिली, 1773 से आपकी 1853 तक। ठीक है, इन्होंने जो पहला अधिनियम पारित किया था 1773 में पारित किया था। इसी अधिनियम के अंतर्गत आपकी कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1774 में की गई थी, लेकिन इसी अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। आगे आज आप देखेंगे चार्टर अधिनियम 1813। आखिर क्या है ये चार्टर अधिनियम 1813? तो इस अधिनियम की विशेषताएं हम लोग जानेंगे कि इस अधिनियम में क्या नए प्रावधान देखने को मिले, क्या परिवर्तन हुआ, क्या ब्रिटिश जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने परिवर्तन किए। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो कंपनी का जो अधिकार था उसको 20 वर्षों के लिए इंक्रीज़ कर दिया गया। मतलब कंपनी जो है 20 वर्षों के लिए अपना अधिकार जो है व्यापार पर अधिकार यहाँ पर इन्होंने स्थापित कर लिया। लेकिन हुआ ये कि कंपनी के व्यापार का जो एकाधिकार था, एकाधिकार मतलब सिर्फ इन्हीं का एकाधिकार था कि व्यापार जो है सिर्फ यही कर सकते हैं, तो इनके एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। हालांकि कंपनी के अधिकार पत्र को तो 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, लेकिन कंपनी का व्यापार करने का जो एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। ये जो है मेन विशेषता रही। कई बार पूछा जाता है कि कंपनी के व्यापार करने के एकाधिकार को किस अधिनियम के अंतर्गत समाप्त किया गया, तो चार्टर अधिनियम 1813। याद रखना है आपको, चार्टर अधिनियम 1813 के अंतर्गत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार करने के एकाधिकार को जो है समाप्त कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इस अधिनियम की विशेषता, वो ये है कि जो ईसाई मिशनरियाँ थी आपकी, जो ईसाई मिशनरियाँ ये जो थी, इनको धर्म का प्रचार करने की अनुमति दे दी गई। हुआ ये कि जब आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई 1773 के बाद से, तो ईसाई मिशनरियाँ जो है दब चुकी थी। इनका जो है मतलब उतना दबदबा नहीं था उस टाइम, जिस वजह से हुआ ये कि ये जो ईसाई मिशनरियाँ हैं वो दब गईं। तो अब इनको भी भारत में अपने धर्म के प्रचार करने की जो है अनुमति दे दी गई। सबसे मेन विशेषताएं यही हैं चार्टर अधिनियम 1813 की कि कंपनी के अधिकार को, एकाधिकार को जो है व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट इस अधिनियम की जो विशेषता रही है वो ये रही है कि पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये का जो व्यय है वो किया गया। पहली बार ऐसा हुआ था कि शिक्षा पर 1 लाख रुपए का व्यय किया गया था चार्टर अधिनियम 1813 के अंतर्गत। याद रखना है, 1813 के अंतर्गत पहली बार हुआ कि आपकी भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए का व्यय का प्रावधान किया गया। एंड इसकी जो लास्ट विशेषता है इस अधिनियम की, तो इस अधिनियम के अंतर्गत जो प्रावधान थे इनमें लास्ट विशेषता ये है कि ब्रिटिश क्षेत्र की जो संवैधानिक स्थिति है, कि जो ब्रिटिश क्षेत्र है उसकी संवैधानिक स्थिति क्या होगी, इसको जो है पहली बार जो है निश्चित किया गया, यानी कि परिभाषित किया गया संवैधानिक स्थिति को ब्रिटिश क्षेत्र की। ठीक है, तो ये सारी आपकी इस अधिनियम की मेन जो है विशेषताएं रही हैं या प्रावधान क्या है इस अधिनियम के, ये जो है प्रावधान रहे हैं। तो आपने देखा ये जो प्रावधान है यहाँ पर सारे लिखे गए हैं, आप यहाँ से देख लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट अधिनियम पर, जो है आपका चार्टर अधिनियम 1833। देखते हैं इस अधिनियम के क्या प्रावधान रहे हैं। तो इस अधिनियम के प्रावधान ये रहे हैं, जैसे ही आपने देखा पहले कि चार्टर अधिनियम जो 1813 है, चार्टर अधिनियम 1813 के अंतर्गत कंपनी के एकाधिकार को, व्यापार का जो एकाधिकार था, एकाधिकार इसको समाप्त किया गया था। ठीक है, लेकिन कंपनी के व्यापार के अधिकार को पूर्णतः कब समाप्त किया गया, तो चार्टर अधिनियम 1833 के अंतर्गत कंपनी के व्यापार के अधिकार को पूर्णतः समाप्त किया गया। ध्यान रखना है, शब्दों पर ध्यान देना है। एकाधिकार को तो समाप्त किया गया था 1813 के अधिनियम के अंतर्गत, लेकिन चार्टर अधिनियम 1833 के अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। ठीक है, साथ ही साथ इस अधिनियम की जो मेन प्रावधान है उनमें से एक ये भी रहा कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, बंगाल के गवर्नर जनरल ये जो थे
इन गवर्नर जनरल को, बंगाल के गवर्नर जनरल को आपके पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल किस अधिनियम के अंतर्गत, किस चार्टर अधिनियम के अंतर्गत कहा गया। तो वो अधिनियम है चार्टर अधिनियम 1833 का। ठीक है, तो पूरे भारत का गवर्नर जनरल बंगाल के गवर्नर जनरल को कहा जाने लगा। ठीक है, अगली इस अधिनियम के जो प्रावधान थे वो ये हैं कि पहली बार जो है आपकी विधि आयोग का गठन किया गया। विधि आयोग जो है इसका गठन किया गया चार्टर अधिनियम 1833 के अंतर्गत। अब यहाँ पर ये सबसे इम्पोर्टेंट बनता है कि जो प्रथम विधि आयोग है, प्रथम विधि आयोग की अध्यक्षता जो है आपकी किसकी अध्यक्षता जो है किसकी चलते हुई थी। तो आपके लॉर्ड मैकाले जो हैं, आपके लॉर्ड मैकाले, ये जो हैं लॉर्ड मैकाले जो है इनकी अध्यक्षता में पहला विधि आयोग गठित किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि पहला विधि आयोग जो है किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था। तो फर्स्ट जो विधि आयोग है आपका लॉर्ड मैकाले, मैकाले लिखा है, मैकाले नहीं है, मैकाले की अध्यक्षता में गठित किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा चार्टर अधिनियम 1833 की विशेष जो प्रावधान है वो ये हैं कि बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। साथ ही साथ कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया और विधि आयोग का गठन किया गया। तो जो आपका प्रथम विधि आयोग है वो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में गठित किया गया। आगे विशेषताएं और क्या हैं, तो आगे इनके प्रावधान या विशेषताएं कहें तो इनकी प्रावधान रहे हैं ये कि पहली बार जो है सिविल सेवा जो आपकी सिविल सेवा परीक्षा होती है, सिविल सेवा परीक्षा के लिए खुली जो है प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ठीक है, सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता का जो है आयोजन किया गया। साथ ही साथ आपकी जो उस टाइम दास प्रथा जो है बहुत ज़्यादा विद्यमान थी। आप लोगों को पता है दास प्रथा होती क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह दासों को ले जाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से उनको फिर एकदम बधुआ मजदूर की तरह रखा जाता था। दास प्रथा ये थी आपकी। ठीक है, तो ये जो दास प्रथा है इसको समाप्त करने की ओर पहली बार कदम उठाए गए आपके चार्टर अधिनियम 1833 के अंतर्गत। साथ ही साथ ब्रिटिश संविधान, ब्रिटिश काल में जो आपकी ब्रिटिश इस टाइम किसका राज था, ब्रिटिश शासकों का था। तो ब्रिटिश काल में आपके ब्रिटिश काल में पहली बार जो है संकेत मिले संविधान निर्माण के, यानी कि ब्रिटिश काल के दौरान चार्टर अधिनियम 1833 के दौरान जो है आपकी पहली बार संविधान निर्माण के संकेत मिलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि पहली बार ब्रिटिश काल में भारतीय संविधान निर्माण के संकेत कब मिले, तो कब मिले 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत देखने को मिले। मैं यहाँ पर फिर से रिपीट कर देती हूँ कि चार्टर अधिनियम 1833 की क्या क्या जो मेन प्रावधान है वो रहे हैं। जैसे पहला प्रावधान था कि कंपनी का जो व्यापार है उसको पूर्णतः समाप्त किया गया। वहीं कंपनी के एकाधिकार को तो चार्टर अधिनियम 1813 का था, 1813 का चार्टर अधिनियम उसके अंतर्गत समाप्त किया गया था। पहला आपने देख लिया। दूसरा आपका प्रावधान रहा कि बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तीसरा प्रावधान था कि एक विधि आयोग का गठन किया गया। जो विधि आयोग गठित हुआ था, पहला विधि आयोग वो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में गठित हुआ। तीसरा आपका जो चौथा होगा, ये तीसरा नहीं, वो चौथा प्रावधान था आपका कि सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ठीक है, पांचवा आपका प्रावधान किया गया कि जो दास प्रथा है, दास प्रथा को समाप्त करने की ओर कदम उठाए गए। ठीक है, एंड आपका लास्ट प्रावधान है कि संविधान निर्माण में जो संविधान के निर्माण के प्रथम संकेत जो है आपकी चार्टर अधिनियम 1833 के अंतर्गत देखने को मिले। तो आइए यहाँ पर देखते हैं क्या है। कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त किए गए। अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से केवल भारत पर शासन करना रह गया था। आप समझिए, पहले जो है आपकी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, इनका सिर्फ उद्देश्य था भारत में व्यापार करना। लेकिन धीरे धीरे इनकी जो है नस्ल फिसलती गई और इनका जो भारत है, भारत में इनका रुख बढ़ता गया और इन्होंने व्यापार के साथ साथ क्या किया, भारत पर शासन करना भी प्रारंभ कर दिया। पहले ये सिर्फ व्यापार के उद्देश्य से आए थे, शासन करना इनका उद्देश्य था ही नहीं। भारत अपना जो है मसालों का जो है एकदम बहुत अच्छा उत्पादक रहा पुराने टाइम में। तो मसालों की वजह से इतना खेल हुआ है ये कि जो है आपके व्यापार के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई। ठीक है, लेकिन इनकी जो है नियत फिसलती गई और इन्होंने सोचा कि क्यों ना भारत पर शासन किया जाए और सारा का सारा जो उस टाइम हमारे देश में उगता था, पैदावार होती थी, तो इन्होंने चाहा कि क्यों ना हम इस पर एकाधिकार प्राप्त कर लें। ठीक, तो उस टाइम जब इनके व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया चार्टर अधिनियम 1833 के अंतर्गत, तो इनके पास क्या बचा, अब इनके पास सिर्फ ये बचा कि ये जो है सिर्फ भारत में शासन कर सकते हैं। तो शासन इनका जो कैसे होता था, ब्रिटिश सरकार से होता था। भारत में शासन पहले कैसे होता था, ब्रिटिश सरकार की ओर से होता था। ठीक,
तो जो है ब्रिटिश सरकार का केवल ये काम रह गया कि केवल भारत में शासन कर सकती है, व्यापार नहीं कर सकती। ठीक, ये है आपका। नेक्स्ट है आपका कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। प्रथम गवर्नर जनरल का नाम विलियम बेंटिंग है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार हमारे जो फर्स्ट गवर्नर जनरल हैं इनका नाम पूछ लिया जाता है। तो विलियम बेंटिंग जो है आपकी पहले गवर्नर जनरल रहे हैं। कौन रहे हैं? पहले गवर्नर जनरल रहे हैं। आगे आप देखेंगे कि विलियम बेंटिंग जी का योगदान कितना ज़्यादा रहा। इन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छा योगदान दिया है कुछ कुछ प्रथाओं को जो है ख़त्म करने में। तो आप आगे देखेंगे ये सारे, जब आप गवर्नर जनरल पढ़ेंगे तो देखेंगे वहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधि बनाने का जो एकाधिकार है वो प्रदान किया गया। अब जो भारत के गवर्नर जनरल हैं यानी कि विलियम बेंटिंग जी को जो है ये अधिकार दिया गया कि ये पूरे ब्रिटिश भारत में विधि का निर्माण कर सकते हैं। ठीक, उस टाइम था क्या आपके, एक तो था आपके ब्रिटिश एक तो ब्रिटिश भारत था, यहाँ पर आपके ब्रिटिश शासकों द्वारा नियंत्रण चलाया जाता था, यहाँ पर शासन किया जाता था। दूसरा था आपकी देशी रियासतें, ठीक है, जिनमें जो राजा वगैरह होते थे वो थे। तो आपके ब्रिटिश भारत के लिए जो कानून है, कानून बनाने का जो विधि बनाने का या कानून बनाने का जो एकाधिकार है वो आपकी गवर्नर जनरल को दिया गया। वहीं देशी रियासतों से तो कोई मतलब नहीं था, वो तो अपने राजा के थ्रू ही चलते थे। ठीक है। इसके तहत पहले बनाए गए कानूनों को नियम कानून कहा गया तथा नए बनाए गए कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया। जैसे आप अभी देखते हैं कि अधिनियम या एक्ट कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे है आपका कि भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया तथा इस कार्य के लिए विधि आयोग का गठन किया गया। भारतीय जो कानून है उनका वर्गीकरण करने के लिए प्रथम विधि आयोग जो है आपका गठित किया गया। तो पहला विधि आयोग कब गठित किया गया या किस अधिनियम के अंतर्गत गठित किया गया? तो चार्टर अधिनियम 1833 के अंतर्गत आपका पहला जो विधि आयोग है वो गठित किया गया था। ध्यान से सुनिए बेटा, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यही छोटी छोटी चीज़ें एग्जाम में आती हैं और हमें कंफ्यूज करती हैं। ठीक है, तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग जो है वो गठित हुआ था। और मैं ये आपको बता चुकी हूँ कि सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन आपके चार्टर अधिनियम 1833 के प्रावधान में उल्लिखित है। साथ ही साथ भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया तथा गवर्नर जनरल को निर्देश दिए गए कि भारत में दास प्रथा को समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। ठीक है, होता क्या था कि जो आपके भारत के लोग थे उनको दास बनाकर आपके जो ब्रिटिश सरकार थी वो अपने देश में भेज देती थी। तो इस प्रथा को समाप्त करने के लिए कदम उठाए गए। ठीक, भारत में जो है ब्रिटिश राज्य के दौरान संविधान निर्माण के प्रथम संकेत इस अधिनियम के अंतर्गत मिलते हैं। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। अब आप आगे देखेंगे चार्टर अधिनियम 1853। आखिर क्या है चार्टर अधिनियम 1853? इनके क्या प्रावधान रहे हैं, क्या बदलाव किए हैं आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने? हालांकि इन्होंने बदलाव इतने अच्छे नहीं किए हैं, काम इनका यही था भारत को लूटना, लेकिन कुछ इनके जो प्रावधान हैं वो देख लेते हैं हम लोग। तो चार्टर अधिनियम 1853 के जो प्रावधान थे वो ये थे कि जो विधायिका थी आपकी, विधायिका किसकी थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट वालों की विधायिका का विस्तार किया गया। ठीक है, साथ ही साथ जो आपकी जो गवर्नर जनरल की परिषद है उनकी विधायी और प्रशासनिक जो इनकी एक विधायी कार्य थे और साथ ही साथ इनके प्रशासनिक कार्य थे एवं प्रशासनिक कार्य। विधायी कार्य में कौन से कार्य आते हैं? जैसे आपके नियम बनाना, ये सारी चीज़ें, विधि बनाना, नियम बनाना, ये विधायी कार्य हैं। वहीं प्रशासनिक कार्य में कौन से आएंगे? इन विधि को लागू करना। ठीक है, तो ये जो विधायी कार्य हैं और आपके प्रशासनिक कार्य थे आपके गवर्नर जनरल की परिषद के, तो ये जो विधायी और प्रशासनिक कार्य हैं इनको अलग कर दिया गया। क्योंकि ये पहले कार्य कौन करता था? ये आपके जो हैं कार्य करते थे आपके, आपने पढ़ा है पहले भी। तो ये कार्य जो है पहले आपकी बोर्ड ऑफ कंट्रोल करते थे, लेकिन आगे चल के जब आपके ये कार्य जो है आपके गवर्नर जनरल की परिषद ने किए तो उनके विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। साथ ही साथ इनकी जो चार्टर अधिनियम 1853 इनका एक प्रावधान और ये और रहा कि विधान परिषद की स्थापना की गई। किसकी? विधान परिषद की स्थापना की गई, परिषद। ठीक है, ये जो विधान परिषद है ये आगे चल के लघु संसद कहलाई। क्या कहलाई? लघु संसद कहलाई। ठीक है, ये जो है आपकी इस अधिनियम के प्रावधान रहे हैं। आइए देखते हैं। इसका निर्माण जो है तत्कालीन विधायिका को सशक्त बनाने के लिए तथा इसके विस्तार को सहयोग देने के लिए किया गया। पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक जो कार्य थे उनको अलग किया गया।
संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की जो है विधान परिषद की स्थापना की गई तथा इसी परिषद ने आगे चलकर लघु संसद का रूप जो है ग्रहण किया। तो यहाँ पर आपके जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम समाप्त होते हैं, क्योंकि इनके द्वारा पारित अधिनियम कब से कब तक थे, 1773 से लेके 1753 तक थे। ठीक है, तो ये आपका लास्ट अधिनियम था इनका। चलते हैं अब ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम। ठीक है, तो ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित जो अधिनियम है वो आपको कब से कब तक देखने को मिलेंगे, ये इनको देखने को मिलेंगे 1858 से लेके 1947। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि जब आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो ब्रिटिश ताज जो है क्यों आई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है जाने के क्या रीज़न है। तो जब आपकी 1857 की जो क्रांति हुई, 1857 की क्रांति ने जो आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हिला कर रख दिया। ठीक है, तब आपकी ब्रिटिश ताज के जो ब्रिटिश ताज है वो आई। तो ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम हम लोग देखेंगे। जैसे इनका पहला अधिनियम है भारत शासन अधिनियम 1858, जो कि यानी आपकी जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ 1857 का, 1857 के जस्ट बाद आया। ठीक है, तो 1857 के जस्ट बाद ये जो आपका जो भारत शासन अधिनियम 1858 आया, तो इसमें जो है आपकी ब्रिटिश सरकार ने थोड़े से ऐसे प्रावधान किए कि भारतवासियों को, मतलब भारतीयों को लालच दे दिया। लालच क्या दे दिया कि जो 1857 में जो मतलब बहुत ज़्यादा विद्रोह देखने को मिला था, ताकि ये विद्रोह दब जाए, तो ये लोग क्या करते थे, लॉलीपॉप दे देते थे। एक अधिनियम पारित किया, थोड़ा सा लॉलीपॉप दे दिया, एक अधिनियम पारित किया, एक और लॉलीपॉप दे दिया। ठीक, तो भारतीयों को इस तरीके से ये लोग लॉलीपॉप देते रहे अधिनियम के माध्यम से। ठीक, तो आइए देखते हैं और भी अधिनियम कौन कौन से रहे। तो ब्रिटिश ताज के अंतर्गत आपके कुल कितने अधिनियम पारित किए गए, मैं यहाँ पर आपको मोटे मोटे बता देती हूँ। ब्रिटिश ताज के अंतर्गत टोटल आपकी 7 जो अधिनियम है वो रहे। जैसे आपका भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1892, ये सब आगे देखेंगे। मैं यहाँ पर बस आपको एक मतलब बता रही हूँ। ठीक है, भारत परिषद अधिनियम 1861 और भारत परिषद अधिनियम 1909, जो कि पार्लियामेंट सुधार के नाम से जाना जाता है। भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा संविधान जो है भारत शासन अधिनियम 1935 पर बहुत ज़्यादा आधारित है। एंड सबसे लास्ट है आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अब यहाँ से जो है आपका भारत यहाँ पर आज़ाद हो जाता है। फिर इनका ब्रिटिश ताज का, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का खेला खत्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम। ठीक है, ये आपके 7 जो अधिनियम इन्होंने पारित किए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, आइए देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत क्या प्रावधान इन्होंने किए। तो 1858 के अंतर्गत इन्होंने प्रावधान किए कि जो आपकी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और जो कोर्ट ऑफ कंट्रोल थी, जो आपकी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और कोर्ट ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये जो थी इनको समाप्त कर दिया गया। इनको शुरू कब किया गया था, इनको किस अधिनियम के अंतर्गत शुरू किया गया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। तो आपके जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जिन्हें हिंदी में क्या कहा गया, निदेशक मंडल कहा गया। ये जो निदेशक मंडल है, इनका प्रावधान किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था, तो इनका प्रावधान किया गया था आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पारित अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट, ये जो है आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पारित किया था। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था, पिट्स इंडिया एक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है, इसके अंतर्गत आपकी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि जिसे निदेशक मंडल हिंदी में कहते हैं, इसका प्रावधान किया गया था। तो इसका कार्य क्या था, निदेशक मंडल या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का, तो इनका कार्य था व्यापारिक मामलों को संभालना, यानी कि व्यापारिक मामलों पर नियंत्रण जो है, नियंत्रण करने का कार्य किसका था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या निदेशक मंडल जिसे कहते हैं उनका था। ठीक है, तो यहाँ पर ने देखा इनका प्रावधान कब किया गया था, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत किया गया था। आगे मैंने आपको एक वर्ड और बोला है, क्या बोला है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, इसको हिंदी में क्या कहा गया बेटा, इसको कहा गया नियंत्रण बोर्ड कहा गया। ठीक है, नियंत्रण बोर्ड। ये भी आपकी जो पिट्स इंडिया एक्ट है
1784 का इसके अंतर्गत जो है इसको प्रावधान किया गया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल का। इसका मेन कार्य क्या था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल का मेन कार्य था राजनीतिक मामलों की प्रबंधन करना। ठीक है, यानी कि जो राजनीतिक मामले हैं, राजनीतिक मामले का प्रबंधन करना किसका कार्य था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल का कार्य था। वहीं निदेशक मंडल या फिर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम था आपकी व्यापार संबंधी मामले संभालना, वाणिज्य संबंधी मामले संभालना जो है आपकी निदेशक मंडल का कार्य था। आपको समझ में आया होगा बेटा कि मैं क्या कह रही हूँ। तो ये जो आपके दोनों थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और आपका एक और जो आपने पढ़ा निदेशक मंडल, ठीक है, यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इन दोनों को जो है समाप्त कर दिया गया 1858 के जो भारत शासन अधिनियम, जो कि आपका ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित किया गया, इन्होंने समाप्त कर दिया। अब दिया ना लॉलीपॉप कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो इन्होंने जो है निदेशक मंडल और आपके जो है एक जो आपका नियंत्रण बोर्ड है, इन दोनों की स्थापना की। अब ब्रिटिश ताज आई तो इन्होंने लॉलीपॉप दिया कि इन्होंने इसको समाप्त कर दिया। ठीक है, थोड़ी सी ढिलाई दे दी भारतीयों के लिए। ठीक, तो ये जो है इनके मेन प्रावधान रहे। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को किस अधिनियम के अंतर्गत समाप्त किया गया। ध्यान रखना है बेटा, 1858 के अंतर्गत इनको समाप्त किया गया। दूसरा आपको प्रावधान देखना है कि जो गवर्नर जनरल हैं, जो आपके गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल, ये जो गवर्नर जनरल थे इनको वायसराय की उपाधि दी गई। मतलब 1858 के प्रावधान के अंतर्गत गवर्नर जनरल को अब आगे क्या कहा जाने लगा? वायसराय। इनको वायसराय की उपाधि दी गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि कब दी गई या किस अधिनियम के अंतर्गत दी गई? तो भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई। तो आपके जो प्रथम गवर्नर जनरल हैं वो आपको पता है कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, मैं आपको बता चुकी हूँ ऊपर बेटा। ठीक है, तो प्रथम वायसराय भी यहाँ पर जान लेते हैं कि आखिर जब यहाँ पर गवर्नर जनरल को वायसराय कहा गया तो प्रथम वायसराय कौन रहे? प्रथम वायसराय रहे हैं आपके लॉर्ड कैनिंग रहे हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लॉर्ड कैनिंग जो है प्रथम वायसराय रहे हैं। वहीं आपके जो प्रथम गवर्नर जनरल हैं वो आपके 1833 के जो चार्टर अधिनियम था, ध्यान से सुनिए बेटा, 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। मैं ऊपर बता चुकी हूँ। तो आपके जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? गवर्नर जनरल कौन थे? ये थे आपके लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है, ये तो आपके प्रथम गवर्नर जनरल थे। लेकिन हुआ ये 1858 के चार्टर अधिनियम, जो आपका भारत शासन अधिनियम था, इन्होंने क्या किया कि आपके गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी। तो प्रथम वायसराय आपके लॉर्ड कैनिंग जी को बनाया गया। ठीक है, अब आप समझिए कि जो है आपकी ब्रिटिश ताज ने अधिनियम जो पारित किए तो इन्होंने क्या किया? एक लॉलीपॉप ही तो दिया है। काम उनके सेम है, काम उनके वही सेम थे कि भारत पर शासन करना, लेकिन उन्होंने नाम बदल दिया। क्या? गवर्नर जनरल को उन्होंने वायसराय कर दिया। काम तो वही है ना। तो क्या मतलब हुआ नाम बदलने का? बस नाम बदलने का इतना मतलब हुआ कि भारतीयों को लुभाना था। ठीक है, क्योंकि भारत पर शासन इनका उद्देश्य बन गया था यहाँ तक। ठीक, तो आप समझ गए होंगे कि नाम बदलने से कुछ नहीं होता है, काम उनके वही के वही थे। ठीक है, ये आपने देखा कि आपके गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई। ठीक, ये जो है आपके प्रावधान रहे हैं 1858 के अंतर्गत। तो यहाँ पर देख लेते हैं 1857 की क्रांति के फलस्वरूप ब्रिटिश क्राउन ने भारत का शासन कंपनी के हाथों से ले लिया। जो आपकी ब्रिटिश क्राउन थी, इन्होंने 1857 का जो विद्रोह हुआ था, आप आगे पढ़ेंगे इसको विस्तार से। 1857 का जो आपका विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह ने आपके जो है ब्रिटिश सरकार को हिला कर रख दिया था। तो उसके अंतर्गत जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ने जो है अपना यहाँ से अधिकार छोड़ दिया और ब्रिटिश क्राउन ने भारत का शासन जो है कंपनी के हाथों से ले लिया था। किसके? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से अधिकार किसने ले लिया? ब्रिटिश क्राउन ने ले लिया। हुआ कुछ नहीं है, ये भी ऐसे ही प्रावधान देंगे आगे। अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित विशेषताएं थी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया तथा उनकी अधिकार, यानी कि उनके जो है यहाँ पर उनकी नहीं होगा, उनकी अधिकार ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को सौंप दी गई। कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, जो आपने पहले देखे कि इनका कार्य क्या था। आपके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम था कि आपके जो है व्यापार या वाणिज्य संबंधित मामले संभालना, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम था आपके राजनीतिक मामले संभालना। तो आपके जो वाणिज्य संबंधी मामले हैं और राजनीतिक संबंधी जो मामले हैं, अब ब्रिटिश मंत्रिमंडल जो है इनके एक सदस्य को सौंप दी गई। ठीक है, अब
आप सोच सकते हैं कि समाप्त कर दिया गया, लेकिन काम तो किसी एक व्यक्ति को सौंप दिए गए ना। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के उस सदस्य को भारत राज्य का सचिव पद प्रदान किया गया। अब जो सदस्य बना आपका उसको क्या कहा गया, भारत का सचिव कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रावधान है वो ये रहा कि भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई तथा वह क्राउन का सीधा प्रतिनिधि बन गया। अब वो क्राउन का क्या बन गया, सीधा प्रतिनिधि बन गया। गवर्नर जनरल की जगह वायसराय को नियुक्त करना शुरू कर दिया इन लोगों ने। तो प्रथम वायसराय आपके लॉर्ड कैनिंग बने। नाम याद रखना है कि प्रथम जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, वहीं वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, चलते हैं अगले अधिनियम की ओर कि अगला अधिनियम क्या है। तो नेक्स्ट जो अधिनियम था भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ठीक है, 1861 जो है इनकी मेन जो विशेषता रही है या जो मेन प्रावधान का है वो ये रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो आपके वायसराय थे, वायसराय जी को जो है अध्यादेश जारी करने की जो है शक्ति दी गई, यानी कि अध्यादेश जारी कर सकते हैं ये आपातकाल की। अब अध्यादेश कब जारी होता है, अध्यादेश तो आपातकाल की स्थिति में जारी होता है। आप भी देखते हैं कि आपके जो राष्ट्रपति जी हैं वो अध्यादेश जारी करते हैं। भारत में अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसको है, बताना कमेंट बॉक्स में। तो अध्यादेश हमारे राष्ट्रपति जी जारी करते हैं। कब जारी करते हैं, आपातकाल की स्थिति में जारी करते हैं। ठीक है, तो ये जो है अब अध्यादेश जारी करने की जो आपातकाल में जो अधिकार हैं किसको दिए गए, ये आपके अधिकार दिए गए वायसराय को दिए गए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति वायसराय को किस अधिनियम के अंतर्गत दी गई, भारत परिषद अधिनियम यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत दी गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ मंत्रिमंडल व्यवस्था की नींव रखी गई इस अधिनियम के अंतर्गत। किसकी, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई। ठीक है, जो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था होती है इसकी नींव रखी गई। ठीक, भारत परिषद अधिनियम 1861 की प्रमुख विशेषता यह रही कि इसके द्वारा भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई। ठीक है, वायसराय को विशेषाधिकार व आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की जो अधिकार है वो दिए गए। अब नेक्स्ट आता है आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ठीक, यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो आपकी भारतीय परिषद अधिनियम 1892 है वो क्या है। तो ये जो है आपका भारतीय परिषद अधिनियम बेसिकली इसलिए आया था कि जो आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है जिनकी स्थापना कब हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी आपकी 28 दिसंबर यानी कि 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। 1885 में आपकी स्थापना देखने को मिली थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो इनकी स्थापना के बाद जब इनकी अधिवेशन हुई, जो कि अधिवेशन 1889 से 1891 के बीच में देखने को मिले, इन अधिनियमों में जो प्रावधान किए गए, इन अधिनियमों के प्रावधान को स्वीकार करने के लिए जो है आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1892 बेसिकली गठित हुआ या इसमें जो है प्रावधान किए गए। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आता है एग्जाम में कि मार्ले मिंटो सुधार जो है कब आया, तो याद रखना है कि 1909 में आया, जिसे भारत परिषद अधिनियम 1909 भी कहते हैं। आखिर कौन थे ये मार्ले और मिंटो और इनका क्या जो है योगदान रहा है भारतीय संविधान के विकास में। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार आता है कि मिंटो और जो मार्ले थे वो कौन थे। तो जो लॉर्ड मिंटो थे आपके, लॉर्ड मिंटो जी, जो मार्ले मिंटो सुधार है ना, इन्हीं के जो लॉर्ड मिंटो जी हैं, ये जो लॉर्ड मिंटो जी हैं ये जो हैं आपके भारत के वायसराय थे। पूछा जाता है आपसे कि लॉर्ड मिंटो जी कौन थे, वायसराय, सचिव या फिर आपसे क्या दिया जाए गवर्नर जनरल, इनमें से कोई नहीं। तो लॉर्ड मिंटो जी वायसराय थे, कहाँ के, भारत के वायसराय थे। ठीक है, और आपके जो लॉर्ड मार्ले जी थे, मार्ले ये जो हैं आपके कौन थे, ये मार्ले जी जो हैं इंग्लैंड में भारत के सचिव थे, राज्य सचिव। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सचिव थे आपके, मार्ले जी सचिव थे, वहीं मिंटो जी कौन थे, वायसराय थे। याद रखना है जो मार्ले मिंटो हैं, इन दोनों को मिलकर जो आपके मार्ले मिंटो हैं, इन दोनों को मिलाकर, मार्ले मिंटो को मिलाकर जो है सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है मार्ले मिंटो को। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि संप्रदाय के आधार पर जो है निर्वाचन के जनक कहा गया, तो इन्होंने जो है किसी संप्रदाय विशेष के आधार पर निर्वाचन की जो है मांग रखी होगी या फिर प्रावधान किए होंगे कि जनक। ठीक है, तो देखेंगे मार्ले मिंटो ने जो है मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की थी या व्यवस्था की थी। क्या की थी, जो मार्ले मिंटो जी हैं इन्होंने
मुस्लिम वर्ग के लिए, किसके लिए? मुस्लिम वर्ग के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि मुस्लिम वर्ग के लिए जो पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किसने की थी? तो मार्ले मिंटो ने की थी। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार 1909 के अंतर्गत मुसलमानों के लिए जो है पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। ठीक, नेक्स्ट जो है आपका इनका क्या प्रावधान रहा? तो अगला इनका प्रावधान रहा है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बजट पेश किए जाते थे उस टाइम, जो बजट पेश किए जाते थे, बजट पर जो वाद विवाद यानी कि इन पर डिबेट करने की, जो वाद विवाद डिबेट करने की शक्ति, विवाद, साथ ही साथ इन पर पूरक प्रश्न, जो पूरक प्रश्न है, पूरक प्रश्न पूछने की जो है अनुमति दे दी गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो है बजट पर वाद विवाद यानी कि डिबेट करने की और पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति किस अधिनियम के अंतर्गत दी गई? तो वो है आपका भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 भी कहते हैं। उस अधिनियम के अंतर्गत बजट पर वाद विवाद डिबेट करने की शक्ति और पूरक प्रश्न पूछने की जो है अनुमति दे दी गई। ठीक है, साथ ही साथ इस अधिनियम की जो मेन विशेषता रही है वो ये भी रही है कि इसने पृथक निर्वाचन प्रणाली अपनाई, परंतु किसके आधार पर? जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, ठीक है, वर्ग के आधार पर। इन्होंने पृथक निर्वाचन प्रणाली तो अपनाई, लेकिन जाति, धर्म और वर्ग के आधार पर इन्होंने पृथक निर्वाचन प्रणाली अपनाई। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से भारत के लोगों ने तोड़ने की कोशिश की है कि जाति और धर्म और वर्ग के आधार पर जो है एक पृथक निर्वाचन की मांग रखी गई। इनका जो मेन उद्देश्य है वो आप समझ रहे होंगे कि किस तरीके से उन्होंने मुसलमानों के लिए जो है अलग पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की मांग की थी। ठीक है, तो आप ये सब पहले हुआ है, लेकिन अभी सब लोग मिलकर रहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। लॉर्ड मिंटो को भारत के वायसराय तथा जॉन मार्ले को इंग्लैंड में भारत की सचिव थे। ठीक है, मार्ले मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। जो इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं हैं वो निम्नलिखित थी। केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी सदस्यों के लिए बहुमत की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट है आपका विधान परिषदों में सदस्यों को बजट के अंतिम रूप देने से पूर्व जो है बजट पर वाद विवाद एवं प्रस्ताव पारित करने का अधिकार दे दिया गया तथा सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार दे दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जाति, धर्म और वर्ग के आधार पर जो है पृथक निर्वाचन की प्रणाली अपनाई गई। हालांकि तोड़ने की कोशिश बहुत की, लेकिन आपका प्यारा भारत जो है सभी जाति, धर्म, वर्ग को साथ में लेकर चलता है। पहले भी चलता आया है, आज भी सब वर्गों को साथ में लेकर चलता है। तो ये जो हैं पहले से व्यवस्थाएं चली आ रही हैं ताकि ये जो है अपने देश को तोड़ सकें, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पहली बार केंद्रीय विधान परिषद हेतु मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। ठीक है, तो ये जो है ये भारत को अलग करने के, तोड़ने के इरादे थे कि मुस्लिम वर्ग को एक पृथक निर्वाचन व्यवस्था कर दी जाए। ठीक, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप देखेंगे कि सभी वर्गों के लिए एक ही निर्वाचन व्यवस्था का प्रावधान है। तो आज का वीडियो यहीं तक था। आगे के जो भारत शासन अधिनियम 1919 है और आगे जो भी अधिनियम होंगे वो आप आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप एक कमेंट करके जाइएगा, छोटा सा कमेंट ही सही पर कमेंट कर दीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करिए, लाइक भी कर दिया करिए वीडियो को, ताकि मुझे लगे कि हाँ वीडियो जो है आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो रहा है। और इसी तरीके के और भी वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिएगा तो आपकी कोई किसी भी वीडियो मिस नहीं होगी। आई होप आप सभी को वीडियो समझ आया होगा। किसी भी डाउट के लिए आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो बने रहिए नैंसी क्लासेस पर। थैंक यू सो मच।